गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है द्रव के तापीय गुण। आज हम फिजिक्स के अंदर ऊष्मागतिकी चैप्टर को हमने आगे इसके जस्ट पहले वाले भाग में कंप्लीट कर दिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय नंबर 11 द्रव्य के तापीय गुण। और फिजिक्स का चैप्टर है और क्लास 11 का चैप्टर है। ऊष्मागतिकी कंप्लीट होने के बाद आज हम नया चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे? ऊष्मा और ताप। द्रव के तापीय गुणों के अंदर हम किसकी मेन चर्चा करेंगे? ऊष्मा और ताप। और आगे हम ताप के मापन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन क्या हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर? ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप। अपन मेन डिफरेंस जानेंगे, हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है और हीट क्या होती है और ताप क्या होता है। आपके माइंड में इस प्रकार से डाउट हो सकता है कि हीट और ताप एक समान है। एक समान नहीं है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो अपन जानेंगे ऊष्मा क्या होती है। पहले ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हीट के बारे क्या ताप के बारे में चर्चा करेंगे। हीट तो ऊष्मा को कहते हैं और ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है ऊष्मा? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है जो क्या करता है कि किसी वस्तु में गर्माहट या ठंडेपन का हमें अनुभव कराता है या महसूस कराता है। तो ऊष्मा क्या होती है? यह एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण किसी वस्तु में गर्माहट एवं ठंडेपन का अनुभव कराता है। तो आपके माइंड में अब पता चल गया होगा कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा क्या होती है बच्चों? एक प्रकार से ऊर्जा का रूप है जिसके कारण किसी भी वस्तु में गर्माहट एवं ठंडेपन का अनुभव कराती है। वो क्या होती है? ऊष्मा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या जैसे मैंने एक प्रकार से यहाँ पे क्या ले लिया, ये कोई मैंने ले लिया क्या? बर्फ का टुकड़ा है। क्या है बच्चों? बर्फ का टुकड़ा है। अगर मनुष्य इस बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेता है तो उसको एक ठंडेपन का एहसास होता है नहीं होता है? क्या होता है? ठंडेपन का एहसास होता है। कैसे होता है वो ध्यान रखना, मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ। तो इसको ठंडेपन का एहसास कैसे होगा? जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जो टेम्परेचर चलता है, तो मनुष्य के जो ऊष्मा होती है शरीर की, वो ऊष्मा एकदम से डाउन स्तर पर कहाँ चली जाती है? डाउन स्तर पर जाने से हमारे को क्या है? वस्तु ठंडी महसूस होने लगती है। देखो, ठंडेपन का एहसास होना स्टार्ट होता है। कब होता है? जब मनुष्य के शरीर की ऊष्मा कहाँ पे चली जाए? डाउन स्तर, यानी नीचे गिर जाए। मीडियम स्तर पर पड़ी है, एकदम नीचे गिर जाएगी तो हमारे को क्या है? वो ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं क्या ले लेता हूँ, एक कोई आग जल रही है, आग पर अपन हाथ तपाते हैं तो आग के ऊपर अपन हाथ रखेंगे ना तो अपन को गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? वहाँ पे गर्माहट का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के जो शरीर की ऊष्मा होती है, क्या मनुष्य के शरीर की जो ऊष्मा होती है, जो मीडियम स्तर से एकदम अप स्तर पर, अप बोलो या उच्च स्तर बोल दो, एक ही चीज है, उच्च स्तर पर एकदम चले जाने से हमारे को क्या है? गर्माहट का अनुभव होता है। किसका होता है बच्चों? गर्माहट का अनुभव होता है। ये होता है ऊष्मा। ऊष्मा के बाद अब हम पढ़ेंगे, जो मैंने इसका उदाहरण देके ऐसे बताया है, बर्फ का टुकड़ा और आग को लेकर बताया है कि गर्माहट और ठंडेपन का अनुभव कैसे होता है और ये एक ऊर्जा का रूप होता है। तो ये होती है ऊष्मा की परिभाषा। अब अपन चर्चा करेंगे ताप के बारे में, टेम्परेचर। ये नॉर्मली इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए, मैं अंतर भी लिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर वेट करो। तो फिर अब अपन मेन स्टार्ट क्या करेंगे? अब होगा ताप। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ताप और ऊष्मा, वापिस ताप भी तो क्या है? ऊष्मा है। ये भी तो आपके माइंड में डाउट आ सकता है, लेकिन ताप ऊष्मा नहीं है। ध्यान रखना, ताप क्या करता है? ताप किसी वस्तु की एक तापीय अवस्था होती है। क्या होती है? तापीय अवस्था, जो निर्धारण क्या करती है, ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को किसी और वस्तु के संपर्क में, मतलब पास में लाया जाए तो क्या करता है? तो ये ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या बताता है? ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा बताता है वो कौन है? ताप। यहाँ आप बोल सकते हो कि गर्माहट या ठंडेपन का माप है। क्या है? मापते हैं ना कि ये इतना डिग्री सेल्सियस पानी गर्म है,
तो उसी प्रकार से ये माप भी हो सकता है, लेकिन ऊष्मा और ताप में अंतर रात दिन का अंतर है, ध्यान रखना। इसकी परिभाषा क्या है, ये हो सकती है कि यह निर्धारण करता है कि किसी वस्तु को यह निर्धारण करता है कि किसी वस्तु को कोई अन्य वस्तु के संपर्क में लाया जाए। क्या संपर्क में लाया जाए बोलो, या संपर्क में रखा जाए, एक ही चीज है। संपर्क में रखा जाए तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या करता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। कौन बताता है, ताप है। ताप क्या करता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है, ये होता है ताप। और मैं एक नोट करके एक पॉइंट लिखा देता हूँ, जो आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में मैं एक उदाहरण देके आपको समझा दूंगा जो नोट के पॉइंट का महत्व होता है। क्या नोट के अंदर पॉइंट क्या लिखना है, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। किसी ओर, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। अब आपको पता चला गया होगा कि इस नोट के पॉइंट का महत्व क्या है। महत्व क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण देके। जैसे मैंने कोई ये वस्तु ले ली, ये कोई ए वस्तु है, क्या है, ए वस्तु है। ये कोई मैं ले लिया, क्या है, बी वस्तु है। इसकी मैंने ऊष्मा कितनी दी है, 5 कैलोरी। कितना, 5 कैलोरी। इसी प्रकार से बी वस्तु की ऊष्मा कितनी दी है मैंने, 10 कैलोरी। क्या, 10 कैलोरी। ऊष्मा को किसमें मापते हैं, कैलोरी में। अब इसका मुझे आप बता सकते हो, कि ऊष्मा क्या ए से बी की ओर जा रही है या बी से ए की ओर आ रही है। आप 2 मिनट एक सॉल्यूशन करके इसका देखिए कि आप मुझे बता सकते हो कि ऊष्मा ए से बी की ओर जा रही है या बी से ए की ओर आ रही है। इसका मैं अंतर भी बताऊंगा कि क्यों जा रही है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, आप बता सकते हो या नहीं। तो आपने सॉल्यूशन कर दिया होगा। अब देखिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। देखो ये 5 कैलोरी है और 10 कैलोरी है। आपने क्या लगाया होगा कि ऊष्मा ए से बी की ओर जा रही है। कहाँ से, ए से बी की ओर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊष्मा किस पर डिपेंड करती है, क्या लिखा मैंने लाइन, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कैलोरी की मात्रा के हिसाब से ए से बी की ओर ऊष्मा जा रही है। ये आपका आंसर गलत हो सकता है। गलत हो सकता है क्या, गलत ही है। तो इसका आप कैसे अंदाजा लगाओगे। अब इसमें आप नहीं बता सकते कि ऊष्मा ए से बी की ओर जा रही है या बी से ए की ओर जा रही है। अब कुछ नहीं बता सकते। आप कब बता पाओगे, जब यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, इसका दिया है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसका दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। तब आप बोल सकते हो कि ऊष्मा, नोट के अंदर एक पॉइंट लिखा है, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से, कहाँ से, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। उच्च ताप वाला कौन सा है, बी वस्तु है या ए वस्तु है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। तो अब ऊष्मा किधर जाएगी, 10 से 5 है नहीं, तापमान पर निर्भर करती है। तो ये कब जाएगी। अब इसको बोल सकते हो कि आप इस वस्तु से ए से बी की ओर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बता रहा है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं दिया है, अगर ऐसे दिया होता है कि इधर 15 डिग्री सेल्सियस है, इधर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो भी आप बता सकते हो कि बी से ए की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। इस कैलोरी के हिसाब से आपको ऊष्मा नहीं बतानी है, क्योंकि मैंने नोट के अंदर पॉइंट यही लिखा है, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। इस उदाहरण से आप समझ जाना कि ऊष्मा किस पर डिपेंड है, ताप पर डिपेंड है।
तो इसको मिटाने के बाद में अब मैं इसके मेन ऊष्मा और ताप में डिफरेंट अंतर होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं लिखा रहा हूँ, जो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा वीडियो बैक लेके और आप करते रहिएगा। अब देखो अपन इसके अंतर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अंतर किस में? इस इधर लिख लेता हूं मैं ऊष्मा, इससे पहले मैंने जो लिखा है वो भी आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद में इन दोनों का अंतर लगा के आप ऐसे हेडिंग लगा दीजिएगा। इधर लगाना ताप और एक साइड लगाना ऊष्मा, बीच में कर लेना अंडरलाइन। लगभग 4 अंतर होंगे, समथिंग 4 अंतर ही है। तो इसके अंतर क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहला अंतर मैंने क्या बताया, ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो कि किसी वस्तु में गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव कराती है। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो गया? यह एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु में गर्माहट एवं ठंडेपन का अनुभव कराती है। ये होता है क्या? ऊष्मा। ताप क्या होता है? ताप क्या है? अब उसके बारे में हम पहला पॉइंट बाद लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये किसी वस्तु के अंदर क्या होता है, गर्माहट और ठंडेपन का क्या है, माप कह सकते हो। ये माप है, क्या है? ताप अपन क्या करते हैं, अब ये गर्म पानी है तो उस गर्म पानी को मापने के लिए कोई थर्मामीटर यूज किया जाएगा। तो वो क्या बताएगा? ताप बताएगा ना कि ये 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म, इतना गर्म है पानी, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म है। तो ये क्या है, एक प्रकार की इसको माप बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? माप। क्या बोल सकते हो? यह किसी वस्तु के गर्माहट एवं ठंडेपन का क्या है, माप है। ये आप बोल सकते हो इसको, ये इतना भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि जब किसी वस्तु को अन्य किसी वस्तु के संपर्क में रखा जाए तो वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताएगा। वो क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो वो भी नॉट क्या, इसके अथवा में लिख सकते हो, यदि किसी वस्तु को अन्य वस्तु के संपर्क में रखा जाए, संपर्क में क्या किया जाए, रखा जाए, तो वो क्या बताएगा? तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। वो क्या है? ये है ताप। इन दोनों में से आप एक परिभाषा लिख सकते हो इसके अंदर। इसका पहला पॉइंट ये और उसका पहला पॉइंट ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। अब ऊष्मा का सेकंड पॉइंट क्या होता है? इसका सेकंड पॉइंट मैं एक ही पेन से लिख रहा हूँ, अलग अलग पेन से नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड पॉइंट क्या है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्र क्या होता है? ऊष्मा का इसका यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इंग्लिश में आप बोल सकते हो JOULE, जूल। ये होता है जूल। और ताप के अंदर सेकंड पॉइंट क्या होगा
कि ताप के अंदर भी आपका डाउट आ रहा होगा कि इसका ऐसा ही मात्रक जूल है तो ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। ताप के 4 माप है, कितने माप, 4 प्रकार से आप ताप के मापन कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही मात्रक एक ही होता है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका पूरा लिख देते, इसका SI मात्रक क्या है, बराबर करके मैं लिख देता हूं, क्या, केल्विन। नाम सुना होगा, जाना माना लग रहा है, केल्विन। ताप के मापन 4 प्रकार से हो रहे हैं, मैं नाम बता देता हूं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है र्यूमर और एक होता है केल्विन ताप। जो क्या है, ये लिखा है केल्विन, ऐसा ही मात्रक है। केल्विन बोल दो या परम ताप बोलो, एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। कहीं पे परम ताप यूज हो तो केल्विन ताप को ही परम ताप कहा जाता है, वो एक ही है। तो ऊष्मा के 2 अंतर ये पड़े और ताप के 2 अंतर ये पड़े, और 2 अंतर और मैं अभी लिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर आएंगे नहीं, थोड़ा मिटा रहा हूँ और फिर आपको करवा रहा हूँ। आप पीछे थोड़ा बैग लेके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से साथ साथ में वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, ऊष्मा के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है, जब दो वस्तुओं का ताप समान है तो उसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न। अभी मैंने नोट के अंदर पॉइंट लिखाया था, तब देखा था, तो उसके अंदर मैंने बताया था, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था। अब थोड़ा ध्यान रखना इधर, यदि 2 वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएगी, भिन्न भिन्न होगी या होती है, एक ही चीज़ है। यदि 2 वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसको ब्लू के अंदर नीचे इसके अंदर दर्शा देता हूँ। जैसे मैंने इसका उदाहरण ले रहा हूँ, ये है कोई ए वस्तु, ये है कोई बी वस्तु, आपको जाना माना लग रहा है, अभी नोट के अंदर लिखाया था। उसी प्रकार से क्या बोला है कि 2 वस्तुओं का ताप समान है। इसका भी मैंने कितना ले लिया, 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस, ये बोल दिया ताप समान है। और इसकी ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न है। ऊष्मा कितनी है, यहाँ पे ले लिया 5 डिग्री नहीं है, अब कैलोरी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कैलोरी। ऊष्मा को कैलोरी में लिखा जाता है, तो इसकी कितनी है, 10 कैलोरी, ये हो गया इसकी ऊष्मा। ये 5 कैलोरी है और ये 10 कैलोरी है। और जो इनकी ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न है, तो इसमें ऊष्मा का क्या प्रवाह होगा, कैसे बता पाओगे कि ए से बी की ओर जा रहा है या बी से ए की ओर जा रहा है, बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों का समान है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्भर करता है ना। नोट के अंदर पॉइंट लिखाया है, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ये आप नहीं बता सकते हो इसमें, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है, इसके निर्धारित पर आप निर्धारित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट, ताप के अंदर ध्यान रखना। ताप का पॉइंट क्या है, ताप कहता है कि यदि 2 वस्तुओं, इसका उल्टा चल रहा है, यदि दो वस्तुओं की ऊष्मा की मात्रा समान है तो ताप क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ताप क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है, इसी प्रकार से उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। किसका, ताप का। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक वस्तु ले ली, ये वस्तु है ए, ये वस्तु है बी। अब इस वस्तु के अंदर देखो, 2 वस्तुओं का क्या है, ऊष्मा की मात्रा समान है। इसका कितना लिया, 5 कैलोरी, 5 कैलोरी, ये इसकी ऊष्मा। इसकी कितनी है, इसकी भी ले ली 5 कैलोरी। कितना है, 5 कैलोरी। क्या बोला है, ऊष्मा की मात्रा समान रखनी है और ताप क्या है, भिन्न भिन्न। इसमें कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसका निर्धारण कर सकते हो, क्योंकि
ऊष्मा कैलोरी पर डिपेंड नहीं करती है, ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी से, ये ध्यान रखना। ऊष्मा को कैलोरी से दर्शाया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या बताया मैंने, जूल, वो ध्यान रखना। तो ये 5 कैलोरी 5 कैलोरी, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ऊष्मा का प्रवाह की दिशा कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो इसमें आप बता सकते हो ऊष्मा कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, बी से ए की ओर जा रही है। ये इसका कहने का मतलब यही है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है जो कि इसके मिटाने के बाद में करता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिर यहाँ इसके नीचे लिख दूँ, आ जाएगा, देखता हूँ। चौथा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट मैं लिख देता हूँ ग्रीन पेन से, कि किसी वस्तु की निहित ऊष्मा, क्या, किसी वस्तु की निहित ऊष्मा, किसी वस्तु की निहित ऊष्मा, ये ऊष्मा के बारे में बता रहा है कि ऊष्मा की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, किसी भी वस्तु की निहित ऊष्मा, किसी भी वस्तु की निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान, ताप और प्रकृति पर, किस पर, प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका पॉइंट क्या है, किसी वस्तु की निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान, ताप और प्रकृति पर निर्भर करती है। ताप का पॉइंट क्या है, ताप का पॉइंट चौथे नंबर पर पॉइंट ध्यान रखना, इसका पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। तो इस पॉइंट के अंदर क्या है कि यदि किसी वस्तु का ताप है, यदि किसी वस्तु का ताप, यदि किसी वस्तु का ताप ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। ताप किस पर निर्भर करता है बच्चों, ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। ये होते हैं 4 अंतर। तो इसके अंतर खत्म होने के बाद, ये ऊष्मा और ताप में मैंने डिफरेंट बता दिया है। अब अपन जो स्टार्ट करेंगे, ताप के मापन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बाकी आगे ऊष्मीय प्रसार आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। तो अब अपन हेडिंग क्या लगाएंगे, ताप के मापन। अब हेडिंग क्या है, अब मेन हेडिंग लगा देना, ताप के मापन। बच्चों इनका ध्यान रखना, ये ताप के मापन है, इनका न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा, क्योंकि ये है ना, इनका पैमाने पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, और इनके हिमांक और क्वथनांक भी होते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। आगे अपन हिमांक और क्वथनांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ताप के मापन कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है कौन सा, सेल्सियस पैमाना। कौन सा पैमाना, सेल्सियस पैमाना। सेकंड नंबर पॉइंट होता है वो क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाना। और थर्ड नंबर पर क्या है, र्यूमर, उल्टी मात्रा लगा दी मैंने, र्यूमर पैमाना। और चौथा प्रकार क्या है, जो मैंने अभी, ये र्यूमर नहीं है, र्यूमर है, र्यूमर पैमाना। चौथे नंबर का प्रकार मैंने अभी ताप के अंदर ऐसा ही मात्रक बताया था, क्या था, केल्विन। तो इसका कौन सा है चौथा प्रकार, केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना।
अथवा में करके आप लिख सकते हो परम ताप, एक ही चीज़ है। केल्विन को किस डिग्री सेल्सियस को सी से दर्शाया जाता है, ऐसे लिखते हैं ना, डिग्री सेल्सियस किससे दर्शाया जाता है, सी से। फ़ारेनहाइट को एफ से दर्शाया जाता है, र्यूमर को आर से दर्शाया जाता है और केल्विन को के से दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना, इनके इंग्लिश में नाम होते हैं, केल्विन, ये सेल्सियस और ये र्यूमर और केल्विन और ये फ़ारेनहाइट, ये इंग्लिश में नाम होते हैं। ताप के मापन इन 4 प्रकार से हो सकता है। एक नाम तो आपने सुना था थोड़ी देर पहले, जो एसआई मात्रक के अंतर्गत आया था। तो इस ताप के मापन के अंतर्गत इन चारों को पढ़ेंगे। और ताप के मापन का एक सूत्र होता है, क्या होता है, ताप के मापन का सूत्र। तो वो सूत्र भी लिखा देता हूँ, ताप के मापन का सूत्र। सूत्र क्या है, तो वो सूत्र ध्यान रखना। अब मैं वो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, C/5 बराबर K माइनस 273/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, ताप के मापन का सूत्र है। इस फॉर्मूले का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला काम आएगा, न्यूमेरिकल करोगे तब काम आएगा। न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो अभी मैं चर्चा कराऊंगा। ताप के मापने का फॉर्मूला है, अगर आपको मान डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप केल्विन में भी ज्ञात कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात कर सकते हो और र्यूमर में भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको केल्विन में दिया है तो सेल्सियस में ज्ञात कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात कर सकते हो और र्यूमर में ज्ञात कर सकते हो। आपको इनमें से एक का भी मान दिया है और आपको बोलेगा र्यूमर में ज्ञात करो, तो आराम से कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, जो अभी अपन हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। ऊपर मैं ये फॉर्मूला नीचे लिखा था बड़ा ऊपर, इसके ऊपर जस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके। कोई भी एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं मर्जी से, किताब का नहीं ले रहा हूँ। किताब के अंदर भी एग्जाम्पल होंगे, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस का पैमाना दिया है मैंने और फ़ारेनहाइट में मेरे को मान चाहिए। तो अपना मैं तो किसका है, सेल्सियस में दिया है, इसको ले लो। फ़ारेनहाइट में क्या करना है, इसको ले लो। इन दोनों को छोड़ दो, र्यूमर और केल्विन का भी मैथ तो नहीं है, तो इन दोनों को आपस में बराबर ले लो, केल्विन और फ़ारेनहाइट वालों को। केल्विन का फॉर्मूला क्या है, C/5 और फ़ारेनहाइट वाला क्या है, F माइनस 32/9। ये इसकी चर्चा करनी है। केल्विन में कितना दिया है, C बराबर अपन को मान दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह रख लो। और फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट में हमें क्या करना है, ज्ञात, तो कर लेंगे। C की जगह कितना रखेंगे, 27/5 बराबर F माइनस, F तो हमें ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट ही तो पूछ रहा है, F माइनस 32/9। ये आ गया इतना। अब इसको पक्षांतरण करके उधर उधर भेज के लास्ट में इसका मान घटा फिरा कर आ जाएगा। तो मैं अभी इधर ज्ञात करता हूँ, इस 9 को इधर पक्षांतरण कर दो, 27/9 5 पड़ा है और 9 भाग में इधर आ जाएगा ऊपर गुणा में, बराबर कितना है, F माइनस 32। अब 27 का 9 से गुणा करो, 7 9 63 का 3 असल की 6 18 और 6 24, 243/5 और ये माइनस का इधर पक्षांतरण कर दो, प्लस का हो जाएगा 32 बराबर कितना है, F। ये फ़ारेनहाइट। अब जो इसमें घटा फिरा के लसब लेके करोगे तो फ़ारेनहाइट में मान मिल जाएगा। 5 लसब ले लो, 243 ऐसा का ऐसा प्लस 32 × 5, ये कर दिया, बराबर कितना है, फ़ारेनहाइट में मान है। तो ये कितना हो जाएगा, 243 प्लस 1 15 1 16 160/5 बराबर कितना हो जाएगा, F। इसी प्रकार से F बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ दो, 3 6 10 0 1 403 में कितना है, 5। ये आप आंसर बोल सकते हो फ़ारेनहाइट में मान ये, या फिर आप पॉइंटों में आगे ज्ञात कर देना जो भाग जाता है। लगभग मैं दे देता हूँ 8 बार 40 0 3 में जाता नहीं, लगा पॉइंट तो लगा 0 6 बार 8.6 लगभग समथिंग ये मान आएगी। ये अपने फ़ारेनहाइट में ज्ञात किया है।
तो इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में मान ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पर बनेंगे। तो अब मैंने क्या बताया है कि डिग्री सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में मैंने आपको ज्ञात करा के बता दिया है। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन लूँगा जिसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ध्यान रखना। नॉर्मल बेस पर ले रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ ओनली फॉर थोड़ा सा, ध्यान रखना। मैं मान वही का वही रखूँगा, 27 डिग्री सेल्सियस ही रखूँगा, लेकिन अब ज्ञात किस में करूँगा, फ़ारेनहाइट में नहीं करूँगा, अब केल्विन में ज्ञात करूँगा। किस में, केल्विन में। किस में बच्चों, केल्विन में ज्ञात कीजिए। किस में, केल्विन में मान डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस को किस में ज्ञात करना है, अब केल्विन में मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, C बराबर अपन को दिया है 27, K हमारे को ज्ञात करना है। K का फॉर्मूला क्या होता था, K माइनस 273/5 बराबर क्या है, C का क्या था, C बटा 5 ये था। अब C की जगह C का मान रख दो और K अपन को ज्ञात करना है। K माइनस 273/5 बराबर कितना है, C है 27/5, 5 से 5 कट जाएगा, कटा। आगे क्या आएगा, अब ध्यान रखना, K बराबर ये माइनस का उधर पक्षांतरण कर दो, 27 तो उधर प्लस का पड़ा है, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 273। तो केल्विन में मान कितना आ जाएगा, 273 में 27 जोड़ दो, ये 1 7 और 2 10 0 1 300। केल्विन में मान कितना आया, 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पैमाना कितना होता है, 300 केल्विन आप बोल सकते हो। ये इसका क्या होता है, आंसर। इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ और फिर थोड़ी आगे और चर्चा करेंगे। अभी मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, जो ध्यान रखना थोड़ा सा इससे चेंज है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस मान पर, किस संख्या पर, किस संख्या पर सेल्सियस, किस संख्या पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट मान समान होता है, समान होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपको ना तो डिग्री सेल्सियस में दिया है और नहीं फ़ारेनहाइट में दिया है, तो आपको क्या पूछा है कि किस संख्या पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। किस मान पर बोल सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का डिग्री सेल्सियस से पूछा है। डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, ऐसा भी न्यूमेरिकल बन सकता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो किस संख्या पर, संख्या क्या माननी है अपने को, इसका आंसर लिखने टाइम संख्या क्या है, वो है x, जिसका x पर ही तो क्या है, डिग्री सेल्सियस का मान बराबर है, और x पर ही क्या है, फ़ारेनहाइट का मान बराबर। तो डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस भी अपने को कितना दिया है, सेल्सियस में जो मान दिया वो भी कितना है x, और फ़ारेनहाइट में भी दिया वो भी कितना है x है, कितना है x। अब दोनों को x मान के लिखना है, क्योंकि वो संख्या एक ही पूछा है कि कौन सी संख्या जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का मान समान होगा, ऐसा पैमाना कौन सा है, तो उसका आंसर अपन अब लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब फॉर्मूला किसका लेंगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला उठा के लेंगे। क्या फॉर्मूला है, सेल्सियस में क्या था C/5, फ़ारेनहाइट में क्या था F-32/9, ये फॉर्मूला था। अब देखो C की जगह भी अपने को कितना लेना है x, सेल्सियस में कितना दिया है x और फ़ारेनहाइट में भी x, तो x/5 बराबर x - 32/9। अब पक्षांतरण कर दो, 9 को इधर लेके आओ, 5 को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 9x और 5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 5 का एक बार इससे बाहर ले लो और x - 32 अंदर पड़ा है, ये 9x हो जाएगा बराबर कितना पड़ा, 5 का अंदर गुणा करा दो 5x, फिर 5 का इसके साथ गुणा करा दो, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, असल लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 60। ये हो गया 5x और 9, x वालों को एक साइड लेके आ दो, तो ये 9x तो इधर पड़ा है, ये प्लस का 5x इधर आ जाएगा, माइनस का 5x बराबर कितना हो जाएगा -160। 9x में से 5x गया, कितना बचा 4x, वो भी किसका प्लस का, और माइनस बराबर कितना पड़ा है 160।
अब ये x ज्ञात करना है तो इस संख्या को भाग में भेज दो, क्या बचेगा भाग में, पक्षांतरण हो गया। -160/4, 4 का भाग 160 में दे दो, कितना आ जाएगा x बराबर -40। ये -40 x का माना है, ये वही संख्या है, कौन सी जो माना है कि संख्या क्या है, किस संख्या पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट भी समान होगा और क्या होगा, डिग्री सेल्सियस का पैमाना भी समान होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है कि किस संख्या पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का मान समान हो सकता है या र्यूमर का मान समान हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको दोनों का जोड़ा बना के दे सकता है, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से बना सकता है। तो ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा। और अब भी अपन चर्चा करेंगे हिमांक और क्वथनांक। आपको नाम से पता चल गया होगा हिमांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से आप हिमांक और क्वथनांक लिखोगे। जो कैसे लिखोगे अब मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, वो भी आपको रटाएंगे नहीं, एकदम प्रॉपर्टी वाइज आपको समझाकर एकदम लिखेंगे। पैमाने कौन कौन से होते हैं, इधर लिख देंगे पैमाना, इधर पैमाने लिखेंगे, सारणी के रूप में मैं आपको लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा। पैमाने, और पहला है सी किया है मतलब सेल्सियस है, सेकंड नंबर फ़ारेनहाइट लिखा है, थर्ड नंबर केल्विन लिखा है के से, फोर्थ नंबर र्यूमर लिखा है मतलब आर से दर्शा रहा हूँ, र्यूमर पैमाना। ये हो गया इसका पैमाना। इसका इधर लिखेंगे हिमांक। आपको नाम से पता चल गया है हिमांक और क्वथनांक। थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। क्वथनांक कैसे ज्ञात होगा वो मैं ज्ञात करके एक एक बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। आप बोर्ड पे थोड़ी चर्चित ध्यान चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मैं आपको काम मेरा है कि समझा के आपको प्रॉपर गाइड करके तैयार कर दूंगा कि कैसे आया क्वथनांक और कैसे आया हिमांक। ये हो गई इसकी सारणी टेबल। इस टेबल को आप बना देना ताकि आपको सिद्ध करने की गारंटी मेरी रहती है। तो हिमांक यानी बर्फ कब बनती है। अपन देखते हैं कि फ्रिज के अंदर कोई भी अपन पानी रखेंगे तो वो अपन सर्दियों के मौसम में देख लो तो बर्फ कब बनती है, जब पैमाना क्या है धीरे धीरे गिरता है, 10 पर आ गया, 9 पर आ गया, जैसे जैसे तापमान गिरता है तो वो क्या है बर्फ की ओर जाता है, बर्फ बनता है। तो डिग्री सेल्सियस में बर्फ कब बनेगी, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या बन जाएगी बर्फ। और गर्म कब होगा, पानी। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब गर्म। भाप कब बनता है, गर्म कब होता है, तो पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर इसका क्वथनांक क्या है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका हिमांक है। जहाँ पर कोई भी वस्तु है वो बर्फ हिम की तरह पिघलना, हिम की तरह बनना स्टार्ट हो जाती है। हिम यानी हिमालय की तरह, हिमालय पर बर्फ होती है तो हिमालय की तरह बनना स्टार्ट हो जाती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो पैमाने ध्यान रखना, बाकी सब क्लियर हो जाएंगे। अब देखो फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, किस में ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट में। सूत्र क्या था, C/5 F - 32/9, ये था फॉर्मूला। अब आपको सी के अंदर पहले फ़ारेनहाइट में हिमांक ज्ञात करोगे तो सी का मान ये ले लो, क्वथनांक फ़ारेनहाइट में ज्ञात करोगे तब सी का मान ये ले लो, बस आपको सॉल्यूशन रहेगा। अब अपन पहले हिमांक ज्ञात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, सी का मान बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा F - 32/9। 9 का इधर गुणा करेंगे, 0 × 9 0, 0 में 5 का भाग देंगे 0, तो बराबर क्या, 0 बराबर क्या आ जाएगा F - 32, और वो माइनस का 32 इधर आके प्लस का हो जाएगा। F बराबर कितना आया 32। 32 पर क्या है, 32 पर क्या हो जाएगा हिमांक बन जाएगा। फ़ारेनहाइट के अंदर बर्फ कब बनता है, जब इसका पैमाना कितना हो 32, कितना हो जाए 32। 32 पर क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में हिम यानी बर्फ में वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है हिमांक। अब क्वथनांक ज्ञात करेंगे, क्वथनांक भी ऐसा कैसे करेंगे। अब सी का मान कितना रखेंगे 100/5 बराबर कितना है F - 32/9। 5 का भाग दो कितना आया 20, 9 का गुणा करो 180 बराबर कितना है F - 32। -32 इधर प्लस में करा दो, ट्रांसफर मतलब पक्षांतरण करा दो, प्लस का 32 बराबर कितना है F, और F बराबर कितना आ जाएगा 180 और 32 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 210 और 212। F का मान यानी 212 पर क्या हो जाएगा ये क्वथनांक यानी गर्म होना, ज़्यादा भाप की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया इसके फ़ारेनहाइट में मान। इसी प्रकार से मैं केल्विन से ज्ञात करूंगा, केल्विन में मान ज्ञात करूंगा, वो भी अब ध्यान रखना कैसे ज्ञात होता है। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले पे पूरा डिपेंड है। मैंने क्या बताया, ताप के मापन का सूत्र क्या है, एक ही है, वो बड़ा सूत्र है। उस फॉर्मूले को रट लो,
रट लो, पूरा एक प्रॉपर्टी गाइड रट लो। अब क्या है, अपन डिग्री सेल्सियस को ही लेके चलेंगे। C/5 बराबर क्या है, अब केल्विन में ज्ञात करें तो केल्विन वाला ले लो, K माइनस 273। रियल में 273 नहीं होता है, रियल में कितना होता है 273.14 होता है। कितना होता है 273.14। ये ले लिया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में पहले तो 0 डिग्री लिख लो, क्यों, अपन पहला हिमांक ज्ञात करेंगे। तो ये 0/5 बराबर कितना है, K माइनस 273/5। 5 का इधर गुणा करा दो, ये 5 से 5 ऐसे ही कट रहा है, 0 इधर पड़ा है, 0 का कोई महत्व नहीं है। 273 माइनस का इधर पक्षांतर करा दो, प्लस में हो जाएगा 273 बराबर कितना है कि केल्विन मान कितना आया 273.14 लिख सकते हो, क्योंकि रियल मान इसका यही होता है 273 केल्विन। ये है फ़ारेनहाइट में, वो सेल्सियस में था, ये फ़ारेनहाइट में है, ये केल्विन में है, और ये इसका अभी अपन ज्ञात करेंगे। अब अपन डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में ज्ञात करने के लिए कितना लेंगे, वापस 100 डिग्री। तो ले लो C/5 बराबर F नहीं लेंगे, अब तो केल्विन वाला फॉर्मूला चलेगा, K माइनस 273/5। अब C का मान कितना लेंगे 100/5 बराबर K माइनस 273/5। 5 से 5 को उड़ा दो, 5 से 5 को उड़ा दो, उड़ाया तो कितना आया 100 बचा। 100 में उधर का माइनस 273 इधर प्लस करा दो, तो ये 100 तो इधर प्लस का पड़ा है, वो 273 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा केल्विन, 273 और 100 कितना हो जाएगा 373 बराबर कितना आया केल्विन। जहाँ पर भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा केल्विन में वो मान कितना होता है 373.14 लिख सकते हो। क्या 0.14 है, इसका प्रॉपर 273.14 मान होता है, लेकिन अपन लेके चलते हैं 273 केल्विन। अपन को ऐसे ही याद रहता है, इसलिए केल्विन लेके चलते हैं। हर कोई पढ़ाता है तब 273 लेके चलता है, लेकिन प्रॉपर मान कितना होता है 273.14। ये इसका हिमांक का मान है और ये इसका क्वथनांक मान है। इसी प्रकार से मैं र्यूमर ज्ञात करूंगा। अब ध्यान रखना, र्यूमर का लेके किसको चल रहा हूँ वो ध्यान रखना, किसको लेके चल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस को लेके चल रहा हूँ हर बार। क्योंकि डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अपना पैमाना पृथ्वी पर अपन सर्दियों में देखते हैं, तो पैमाना किस में देखते हैं डिग्री सेल्सियस में। आप गूगल पे सर्च करोगे कि आज का इंडिया का पैमाना क्या चल रहा है, यहाँ आप बोलोगे जैसलमेर का पैमाना वर्तमान में क्या है, तो आपको वो डिग्री सेल्सियस में ही ज़्यादातर दर्शाता है। गूगल मैप भी डिग्री सेल्सियस में दर्शाता है, इसलिए आपके माइंड में छप गया है कि डिग्री सेल्सियस कहाँ पर, जब अपन धीरे धीरे घटते हैं ना माइनस की ओर जाएंगे तो वो किसमें बर्फ की ओर बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे प्लस की ओर 50, 52, तब अपना क्या है गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो पानी धीरे धीरे 100 पर जाएगा तो पानी तो भाप ही बढ़ेगा, और क्या होगा। अब र्यूमर का पैमाना क्या होता है, र्यूमर का ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये C/5, C को तो लेना ही है। र्यूमर का क्या था R/4। अब देखो C का मान कितना लेना है 0 डिग्री, 0/5 बराबर र्यूमर R/4। ये 0 का भाग दिया, इसका करा दिया, R का मान भी कितना आया 0। R के अंदर 0 मान होगा तभी क्या होगा हिमांक, और एक इसमें डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी भी क्या होगा वो बर्फ में बदल चुकी होगी, कोई भी वस्तु हो सकती है। इसी प्रकार से C/5 और वापस R/4 ले लेंगे। अब R का मान, C का मान कितना लेंगे 100, कितना लेंगे 100, क्योंकि अपन को क्वथनांक ज्ञात करना है तो 100 ले लो, बट्टे में 5 बराबर कितना है R/4। 5 का भाग दे दो, कितनी बार गया 100 में 20 बार बराबर। अब देखो इस 4 को इसके साथ गुणा में करा दो तो R का मान आ जाएगा, ये 4 का 20 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। R बराबर कितना आया 80। इस 80 पर क्या हो जाएगा कि हमारा क्वथनांक है वो भाप के रूप में पानी इतना उबलेगा कि वो भाप की तरह उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं हिमांक और क्वथनांक की सारणी है, जो आप याद कर लेना। कि कभी कभी 1 नंबर में पूछी कोई भी मान पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट में किस मान पर हिमांक और क्वथनांक बदला जाता है, या कोई वस्तु बर्फ में बदल जाती है, ऐसा कभी कभी पूछ लिया 1 नंबर में जा सकता है। और आता तो नहीं है, कभी कभी आ जाए, तो इस सारणी को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको एक एक सिद्ध करके बता दिया, आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में आ जाए फटाफट फॉर्मूला याद है तो फटाफट उड़ा दो इस सारणी को। तो ये होता है सारणी, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। और इसके बाद में जो आगे का जो मेन हेडिंग है ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार के बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। जो अब कल के नए लेक्चर नए वीडियो के अंदर अपन अपलोड करेंगे
तब उसके अंदर ऊष्मीय प्रसार के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे और आराम से उसका पूरा जो मेन डीपली होता है उसका डेरिवेशन है, अल्फा बीटा गामा में जो संबंध है वो अपन पूरा दर्शाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के अंदर ज़्यादातर वो संबंध पूछा जाता है। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, उनका वो संबंध है अल्फा और बीटा और गामा। तो वो आगे के भाग में चर्चा करेंगे। ये आज का टॉपिक क्या था, द्रव के तापीय गुणों के अंतर्गत ताप और ऊष्मा के बारे में जानकारी अपने डीपली ले लिया है। ताप के मापन के बारे में बताया, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसके अंदर एक केल्विन है जो ताप का एसआई मात्रक है और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या था बच्चों, था जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक था जूल। इसी प्रकार से आज हमने ऊष्मा और ताप की चर्चा की है। तो हमारा चैनल है खाटू श्याम क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके आगे से आगे भेजिए और जिस बच्चे की फ्री में हेल्प हो सके, 11वीं में किसी भी बच्चे का डाउट हो सके इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा, टाइम मिलता जाएगा। जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपका डाउट फिजिक्स के अंदर आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं और इजी लेवल में और इजी लैंग्वेज में आपको लिखाने की प्रैक्टिस करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अध्याय नंबर 11 का ये पहला जो भाग है जो आज हमने स्टार्ट किया है। कल सेकंड भाग हम आगे जब टाइम मिलेगा 2 दिन 3 दिन के बाद मैं लगभग सेकंड भाग भी अपलोड कर दूंगा। लगभग कल तक हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा तो परसों तक भी हो जाएगा। तो हमारा चैनल है खाटू श्याम क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।